मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता अथवा प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी। जैसा कि हम जब राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने चर्चा की कि राज्य के 4 तत्व आवश्यक होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें संप्रभुता का जो तत्व है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना संप्रभुता के कोई राज्य हो ही नहीं सकता। आधुनिक जो राष्ट्र राज्य है उनकी एक प्रमुख विशेषता है कि वह संप्रभुता संपन्न है। बिना संप्रभुता के राज्य नहीं हो सकता और बिना राज्य के संप्रभुता नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य और संप्रभुता के मध्य तादात्म्य का संबंध है, यानी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से ये निर्भर है। अब हम बात करते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। संप्रभुता के अर्थ और परिभाषा। प्रत्येक राज्य में एक अंतिम एवं सर्वोच्च कानूनी शक्ति होती है, वह संप्रभुता के नाम से जानी जाती है। यानी संप्रभुता अंतिम और सर्वोच्च कानूनी शक्ति होती है, सुप्रीम लीगल पावर। प्रत्येक राज्य में किसी व्यक्ति, परिषद अथवा समुदाय की सत्ता होती है जिसे समाज की सामूहिक इच्छा के रूप में कानून बनाकर अभिव्यक्त किया जाता है और उसे लागू करने की एक सर्वोच्च शक्ति होती है। उसे आदेश देने और उन्हें पालन करवाने की अंतिम सत्ता प्राप्त होती है। साधारण शब्दों में हम कहें तो यानी संप्रभुता एक कानूनी सत्ता है जो सर्वोच्च और अंतिम होती है। इस बारे में कुछ विचारकों, राजनीतिक विचारकों के विचारों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सर्वप्रथम बोंदा है। बोंदा कहते हैं राज्य की नागरिकों तथा प्रजा पर कानून से अमर्यादित सत्ता संप्रभुता है। इसी प्रकार जेलिनेक है। जेलिनेक कहते हैं प्रभुसत्ता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण कानूनी रूप से वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता के द्वारा मर्यादित नहीं है। इसी प्रकार बर्गेस हैं, वो कहते हैं कि संप्रभुता व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर मौलिक, निरपेक्ष एवं असीमित शक्ति है। ये आदेश देने और उनका पालन कराने की किसी से प्राप्त न होने वाली स्वतंत्र शक्ति है। इस बारे में जो सर्वश्रेष्ठ विचार माना जाता है वो ऑस्टिन का है। ऑस्टिन कहते हैं कि यदि एक निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव जो इसी प्रकार के श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त न हो, किसी समाज के अधिकांश सदस्यों से अभ्यस्त रूप से आज्ञाकारिता प्राप्त करता हो, तो उस समाज में वह निर्दिष्ट मानव संप्रभु होता है और वह समाज उस श्रेष्ठ मानव सहित राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होता है। अब हम देखते हैं कि इन जो परिभाषाएं हैं इनके का विश्लेषण करते हैं तो हम संप्रभुता की कुछ विशिष्ट विशेषताएं देखते हैं। यानी संप्रभुता की विशिष्ट विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती है। जैसे संप्रभुता राज्य में विधि निर्माण की अंतिम सर्वोच्च शक्ति है। वह शक्ति है जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से सर्वोपरि है, स्वतंत्र है और संप्रभुता के आदेश एक प्रकार से कानून होते हैं। यानी कि सर्वोच्च कानूनी शक्ति होती है जो आंतरिक और बाह्य रूप से किसी पर निर्भर नहीं करती अपितु स्वतंत्र होती है। हम बात करते हैं संप्रभुता की धारणा का विकास कैसे हुआ। हम जानते हैं कि प्राचीन यूनान हो या मध्य युग हो, उस समय तक यानी प्लेटो और अरस्तु के समय से लेकर मध्यकाल तक संप्रभुता की कोई चर्चा नहीं हुई। संप्रभुता नाम की कोई धारणा राजनीतिक विज्ञान के अंदर नहीं थी। परंतु 16वीं शताब्दी के साथ ही जैसे आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास हुआ, संप्रभुता का भी विकास हुआ। प्राचीन और मध्य युग में संप्रभुता नाम की हम जानते हैं कोई धारणा नहीं थी। इस संप्रभुता का एलिमेंट राजनीतिक विज्ञान में लाने का सर्वप्रथम जिसका योगदान जाता है वो मैकियावेली का है। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस में प्रभुसत्ता राज्य की सर्वप्रथम चर्चा की, परंतु उन्होंने संप्रभुता का भी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की। संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्याख्या करने का श्रेय बोंदा को जाता है।
बोंदा ने अपने ग्रंथ में प्रभुसत्ता के बारे में लिखा, नागरिकों एवं प्रजा पर कानून से अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता है। इसी प्रकार कानूनविद ग्रोशियस ने संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय विधि से प्रतिबंधित करने का विचार रखा। हॉब्स को संप्रभुता के विचार को महत्व दिलाने में, हॉब्स का संप्रभुता के विचार को राजनीति विज्ञान में एक धारणा के रूप में महत्व दिलाने का योगदान है या श्रेय दिया जाता है। हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवियथन में संप्रभुता के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में अप्रतिबंधित, असीम और निरंकुश बताया और कहा कि प्रतिबंधित शक्ति संप्रभु हो ही नहीं सकती। आधुनिक राज्य की इस असीम शक्ति की सुस्पष्ट व्याख्या हॉब्स के दर्शन में हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि हॉब्स को संपूर्ण राज्य का सर्वप्रथम विचारक माना जाता है। लोग सीमित शासन का समर्थक है और सीमित शासन का समर्थक होने के नाते वह कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। इसी प्रकार रूसो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करता है, पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करता है। उसने सामान्य इच्छा को ही राज्य की सर्वोच्च संप्रभु शक्ति माना है। आधुनिक काल में बेंथम और ऑस्टिन ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से संप्रभुता के कानूनी पक्ष का विवेचन किया। उसी वहीं हीगल, ग्रीन और बोसांग जैसे दार्शनिक विचारकों ने प्रभुसत्ता के दार्शनिक आधारों का विवेचन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता की धारणा आधुनिक राज्य की धारणा के साथ विकसित हुई है। अब हम प्रभुसत्ता की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता की निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है निरंकुशता। निरंकुशता से तात्पर्य यहाँ यह है कि जो संप्रभु शक्ति होती है वह निरंकुश होती है, निरपेक्ष होती है, असीमित होती है। उसके ऊपर किसी प्रकार की मर्यादाएं नहीं थोपी जा सकती। दूसरा है इसका सर्वव्यापकता अथवा सार्वभौमिकता। इस संप्रभुता की सार्वभौमिकता के तत्व से ये विशेषता से हमारा ये तात्पर्य है कि राज्य के भीतर जितने भी व्यक्ति और संस्थाएं हैं वह संप्रभुता के अधीन है। यानी संप्रभुता के ऊपर कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं है। सभी व्यक्तियों को संप्रभु के आदेश मानना आवश्यक है। अगला जो तत्व है वह है स्थायित्व है। जब हम स्थायित्व की बात करते हैं तब इसका मतलब ये होता है कि जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता का अस्तित्व रहेगा। अगर राज्य है तो निश्चित रूप से संप्रभुता का तत्व वहां रहेगा। इस संबंध में हम ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि राजा की मृत्यु हो गई है, राजा अमर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संप्रभुता जो राजा का पद है उसके साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं। और ये संप्रभुता के स्थायित्व के पहलू की सुंदर व्याख्या करता है। अगली विशेषता है एकांतिका। एकांतिका का मतलब यहाँ यह है कि राज्य की शक्ति अकेले राज्य के पास ही होती है। यानी संप्रभुता की शक्ति सिर्फ राज्य के पास होती है और किसी भी संस्था या व्यक्ति के पास संप्रभुता की शक्ति नहीं हो सकती। और प्रभुसत्ता का न तो कोई प्रतिद्वंदी हो सकता, न चाहे कोई साझेदार हो सकता है। यानी कि संप्रभुता अकेली है, ना तो उसको किसी के साथ शेयर किया जा सकता, ना उसका कोई कंपटीटर हो सकता। अगली जो विशेषता है वह है अविभाज्यता। यानी अविभाज्यता यानी संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। अगर हम संप्रभुता का विभाजन करते हैं, राज्य संप्रभुता का विभाजन करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो राज्य अपने आप में आत्मघाती कदम उठाता है, यानी वो राज्य अपने आप में नष्ट हो जाता है। अगली जो विशेषता है वह है अदेयता। अदेयता से मतलब यह है कि जो किसी को दी नहीं जा सकती, यानी संप्रभुता का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभुता का त्याग या स्थानांतरण केवल अपने विनाश की शर्त पर ही कर सकता है। यानी कोई राज्य अगर मान लीजिए संप्रभुता का ट्रांसफर करना चाहता है
या उसको छोड़ना चाहता है तो निश्चित रूप से वो राज्य रहेगा ही नहीं, राज्य यानी राज्य स्वयं नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि संप्रभुता का क्या महत्व है, संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं।